दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग M3 सब्जेक्ट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में एक कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसका न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लो। फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट करके देता हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, ब्रैकेट y इक्वल टू x का टर्म। दोस्तों, इस क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन बोलते हैं। वो कौन से वेरिएबल के लिए सॉल्व होता है, वेरिएबल y के लिए सॉल्व होता है। सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्या, ये जो ब्रैकेट रहता है ना उसको जीरो के साथ इक्वेट करना, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। दोस्तों, इस ब्रैकेट को अगर आपने जीरो के साथ इक्वेट किया तो आप लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी के रूट्स निकाल सकते हो। और वो जो डी का वैल्यू और रूट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। रियल नॉन रिपीटेड, रियल रिपीटेड, कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स रिपीटेड। तो दोस्तों, चारों का सीएफ कैसे लिखते हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। नॉन रिपीटेड का सीएफ लिखने के लिए आपको याद रखना है सी ई रेज टू एम एक्स, सी ई रेज टू एम एक्स, ये टर्म आपको याद रखना है। दोस्तों, d का जितना वैल्यू रहेगा उतना टर्म्स आएगा। यहाँ पे मैंने d का दो वैल्यू लिया है m1 और m2, तो इसका सीएफ कैसे आएगा, c1 e to m1x प्लस c2 e to m2x। समझो d का आपको दो वैल्यू मिला 2 और 3, तो इसका सीएफ कैसे आएगा, c1 e to 2x प्लस c2 e to 3x। तो d का जितना वैल्यू रहेगा उतना ये टर्म्स आएगा, c e to mx। दोस्तों, रिपीटेड का सीएफ कैसे याद रखना है, एक वैल्यू जितनी बार रिपीट हुई है, एक वैल्यू जितनी बार रिपीट हुई है उतने कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर लेने हैं। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू को 3 बार रिपीट किया है, इसलिए 3 कांस्टेंट आए, C1, C2 और C3। अगर मैंने एक वैल्यू को 5 बार रिपीट किया होता या d का एक वैल्यू 5 बार मिला होता तो 5 कांस्टेंट आते। यहाँ पे एक वैल्यू 3 बार आ चुकी है, इसलिए मैंने 3 कांस्टेंट लिए ब्रैकेट के बाहर e raised to mx, m मतलब रिपीटेड वैल्यू। अंदर x के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनो, x के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, x के इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे x रेज टू 0, x रेज टू 1 और x स्क्वायर। x रेज टू 0 1 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं था, तो x रेज टू 0, x रेज टू 1, x स्क्वायर। आप लोग उल्टा भी लिख सकते हो, x स्क्वायर, x रेज टू 1, x रेज टू 0। तो रिपीटेड का केस शेप समझ में आ रहा है क्या, देखो। कॉम्प्लेक्स का शेप कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा, इस फॉर्मेट को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा इस फॉर्म में होता है। इसका सीएफ कैसे लिखते हैं, e रेज टू अल्फा x इनटू ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो दोस्तों, कुछ भी करके आपको ये लर्न करना है, e रेज टू अल्फा x इनटू ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। और सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हुआ तो आपको क्या करना है, आपको c1 को रिप्लेस करना है c1 प्लस c2x के साथ, और C2 को रिप्लेस करना है C3 प्लस C4x के साथ। इतना याद रखो। तो दोस्तों, सीएफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू जनरली 3 प्रकार का होता है, रियल नॉन रिपीटेड, रियल रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स नंबर। और तीनों का सीएफ कैसे लिखते हैं वो पहले लर्न कर लो। तो दोस्तों, अभी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, सीएफ ऑफ दिस प्रॉब्लम इज डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एलडी का है, वो कौन से फॉर्म में, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉब्लम वेरिएबल y के लिए सॉल्व होगा। सॉल्यूशन के दो पार्ट होता है, कौन सा, CF और PI। एग्री। इसमें से हमको पूछा क्या है, हमको सिर्फ CF पूछा, इसलिए हम लोग सिर्फ CF निकालेंगे। दोस्तों, CF निकालने के लिए क्या लिखते हैं, CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। दोस्तों, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको बोला करते हैं, इस ब्रैकेट को जीरो के साथ इक्वेट करना मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो दोस्तों, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 मतलब इस ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करना है, मतलब डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। दोस्तों, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इस डी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी प्लस 2 इंटू डी माइनस 2, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो आपको नॉन रिपीटेड वैल्यू मिल रहा है, रियल और नॉन रिपीटेड मतलब एक केस 1 है, एक वैल्यू को मैं m1 बोलूंगा, एक वैल्यू को मैं m2 बोलूंगा। इसका सीएफ कैसे लिखते हैं, नॉन रिपीटेड का सीएफ कैसे लिखते हैं, c1 e raised to m1x, c2 e raised to m2x। किसी को भी m1 बोल सकते, किसी को भी m2 बोल सकते। तो इस प्रॉब्लम का सेम कैसा आएगा दोस्तों, c1 e raised to -2x
C2 e रेस टू प्लस 2x। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो अगर आपने m1 2 को बोला होता और m2 -2 को बोला होता तो वो भी सही था। तो आपका इसका आंसर CF का आंसर क्या रहा है? C1 e रेस टू m1x प्लस C2 e रेस टू m2x। तो दोस्तों CF कैसे निकाला? ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट किया, f ऑफ d मतलब फाई ऑफ d को 0 के साथ इक्वेट किया, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले से हमने d का वैल्यू निकाला, d का वैल्यू नॉन रिपीटेड मिला। नॉन रिपीटेड मतलब पहला केस, पहले केस में क्या करते हैं? c रेस टू mx का टर्म्स, जितना वैल्यू उतना टर्म, m1 m2 का वैल्यू डाल दिया। दोस्तों आप इसको कैलसी पे भी सॉल्व कर सकते हो। d स्क्वायर माइनस 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, d स्क्वायर प्लस 0d माइनस 4। तो दोस्तों कैलसी में मोड बटन होता है, मोड के अंदर इक्वेशन में जाना है आपको। इक्वेशन में इस टाइप का इक्वेशन होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो दोस्तों अगर आपने कंपेयर किया तो यहाँ पे a 1 मिलेगा, b कुछ नहीं मतलब 0 मिलेगा और c -4 मिलेगा। तो अगर आप ये तीन वैल्यू डालते हैं तो कैलसी आपको डायरेक्ट d का वैल्यू दे देगा। लेकिन आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता रहता है, इसलिए मैंने मैन्युअली इसको सॉल्व किया। लेकिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c का वैल्यू डाल के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों पहले प्रॉब्लम में कोई डाउट है क्या? देखो अभी दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। अगर ये एलडी चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में? f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू f ऑफ x। ये प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व होगा? वेरिएबल y के लिए सॉल्व होगा। सॉल्यूशन के कितने पार्ट? 2 पार्ट, CF और PI, जिसमें से हमको सिर्फ क्या पूछा है? CF पूछा है, इसलिए हम लोग CF निकालेंगे। दोस्तों CF निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लिखते हैं? CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन इस प्रॉब्लम में क्या आएगा? f ऑफ d इक्वल टू 0। f ऑफ d इक्वल टू 0 मतलब इस ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करना है, मतलब d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दोस्तों 4 को 2 का स्क्वायर बोलते हैं, d स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आप मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज a प्लस ib इंटू a माइनस ib। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वैल्यू डाला, a का d वैल्यू डाला और b का 2 वैल्यू डाला, तो आपको मिलेगा d प्लस 2i इंटू d माइनस 2i। ये प्लस 2i उधर जाके आपको माइनस 2i मिलेगा और ये माइनस 2i उधर जाके आपको प्लस 2i मिलेगा। तो प्लस 2i उधर जाके माइनस 2i मिला, माइनस 2i उधर जाके प्लस 2i मिला। दोस्तों आप इसको कैलसी पे भी सॉल्व कर सकते हो। कैलसी पे कैसे सॉल्व कर सकते हो? यहाँ पे आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? d स्क्वायर, d का टर्म नहीं है मतलब 0d और कांस्टेंट कौन है? 4। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मोड के अंदर इक्वेशन में आपको इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा, जिसमें a का वैल्यू 1 डालेंगे, b का वैल्यू 0 डालेंगे, c का वैल्यू 4 डालेंगे। आपको ये वैल्यू डालने के बाद डायरेक्ट आपको कैलसी d का आंसर दे देगा, प्लस और माइनस 2i। दोस्तों i आया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस और माइनस i बीटा इस फॉर्म में होता है। अगर कंपेयर किया तो यहाँ पे अल्फा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है और बीटा की वैल्यू 2 है। तो अल्फा 0 और बीटा 2। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब केस 3। केस 3 का शेप कैसे लिखते हैं? ये मैंने आपको बताया था। केस 3 का शेप लिखते हैं, पहले होता है e रेस टू अल्फा x इंटू ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो दोस्तों आपको केस 1, केस 2, केस 3 का शेप का फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। इसमें अल्फा की वैल्यू कुछ भी नहीं मतलब 0 जाएगी, तो आपका शेप कैसे आएगा? e रेस टू 0x इंटू ब्रैकेट c1 cos बीटा x मतलब 2x प्लस c2 sin बीटा x मतलब 2x। तो अल्फा की जगह पे कुछ भी नहीं मतलब 0 डाल दिया, बीटा की जगह पे 2 डाल दिया। लेकिन मैथमेटिक्स में e रेस टू 0x क्या होता है? दोस्तों e रेस टू 0x कैन बी रिटन एज e रेस टू x रेस टू 0 एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज नथिंग बट 1। तो दोस्तों इस टर्म को हम लोग 1 कर सकते हैं। ये 1 इंटू ब्रैकेट मतलब आपका आंसर 1 इंटू ब्रैकेट आ जाएगा c1 इंटू cos 2x प्लस c2 इंटू साइन 2x। तो ये आपका शेप का आंसर आएगा। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट किया, यहाँ पे d स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, d की टर्म नहीं थी इसलिए कोएफिशिएंट 0 लिया और c का वैल्यू 4 दिया, कैलसी पे abc का वैल्यू डाल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला जो कि इस फॉर्म में होता है अल्फा प्लस और माइनस i बीटा। अल्फा की वैल्यू कुछ भी नहीं है मतलब 0 है और बीटा की वैल्यू 2 है। अल्फा की जगह पे 0 डाल दिया, बीटा की जगह पे 2 डाल दिया। e रेस टू 0x कितना होता है? e रेस टू 0x जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। तो दोस्तों बहुत लोग, आपको एक केयर लेना है, बहुत लोग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू एग्जाम में 1 लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे अल्फा की जगह पे एग्जाम में 1 लिखा जाता है। अगर 1 होता तो दिखता, मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखा नहीं है 1। अगर 1 होता तो यहाँ पे लिखा होता, कुछ भी नहीं, मतलब अल्फा 0 लेना है। तो इस सीएफ में कोई डाउट नहीं क्या? देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर आपने देखा, अगेन ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में, एफ ऑफ टी इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एलडी चैप्टर का क्वेश्चन है। किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा? वेरिएबल वाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन के कितने पार्ट आएंगे? 2 पार्ट आएंगे। कौन से? सीएफ और पीआई, जिसमें से हमको सिर्फ क्या पूछा है? सीएफ पूछा है, इसलिए हम लोग सिर्फ सीएफ निकालेंगे। दोस्तों सीएफ निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लिखा जाता है? सीएफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको बोला करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब ब्रैकेट इक्वल टू 0। ब्रैकेट इक्वल टू 0 मतलब एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ डी कितना है? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0 बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग कैल्सी पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक कैल्सी में मोड के अंदर जाना है, इक्वेशन में जाना है, आपको इस प्रकार का इक्वेशन दिखाई देगा, जिसमें आप ए की वैल्यू 1 डालेंगे, बी का वैल्यू -2 डालेंगे, सी का वैल्यू 1 डालेंगे, तो आपको कैल्सी डी का वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर मैन्युअली करना होगा तो आपको 2 ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 1 और एडिशन -2 है। यू नो 1 1 जा 1 बराबर, ये अंदर का साइन बिगर नंबर का होता है, तो बिगर नंबर यहाँ पे कुछ भी नहीं, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब इसके फैक्टर क्या आएंगे? d-1 इंटू d-1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +1, एडिशन -2, ये -1 उधर जाके +1 आएगा, ये -1 उधर जाके +1 आएगा, तो ये केस 2 हो जाएगा, रियल नंबर और रिपीटेड नंबर। और रियल और रिपीटेड का सीएफ कैसे लिखते हैं? ये a+1 ये वैल्यू कितनी बार रिपीट हो चुकी है? 2 बार रिपीट हो चुकी है। +1 ये वैल्यू 2 बार रिपीट हो चुकी है, मतलब ये रियल और रिपीटेड का केस होगा। रियल और रिपीटेड का केस कैसे लिखते हैं? सीएफ कैसे लिखते हैं? एक वैल्यू जितनी बार रिपीट हो चुकी है उतने कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर e⁻mx, m मतलब रिपीटेड वैल्यू, अंदर x के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करना है, x⁻0 और x⁻1। x⁻0 1 होता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो व्हाट इज माय सीएफ? c1 + c2x इंटू e⁻1x। तो ये सीएफ समझ में आ रहा है क्या? देखो इस ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट किया, कैल्सी पे सॉल्व करने के बाद भी आपको डी का वैल्यू मिलेगा, मैन्युअली भी कर सकते हैं। डी का वैल्यू 1 1 रिपीटेड आया, इसलिए m की जगह पे 1 डाल दिया। एक वैल्यू 2 बार रिपीट हुई थी, इसलिए 2 कांस्टेंट आया, x के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर से अंदर मल्टीप्लाई करना है, आपका सीएफ रेडी है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में है? एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किसके लिए सॉल्व होगा? वेरिएबल वाई के लिए सॉल्व होगा। सॉल्यूशन के कितने पार्ट आएंगे? 2 पार्ट आएंगे, सीएफ और पीआई, जिसमें से हमको क्या पूछा है? सीएफ पूछा है, इसलिए हम लोग सिर्फ सीएफ निकालेंगे। दोस्तों सीएफ निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लिखा करते हैं? सीएफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करना, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट क्या है? d² - 2d + 4 इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, ad² + bd + c इक्वल टू 0, ax² + bx + c इक्वल टू 0 कैसे में होता है? यहाँ पे a की जगह पे हम लोग 1 डालेंगे, b की जगह पे -2 डालेंगे और c की जगह पे 4 डालेंगे और कैल्सी भी इसका रूट्स निकालेंगे। मेरे पास कैल्सी में सॉल्व करता है, मैं इक्वेशन में गया, इक्वेशन मोड बटन दबा के बाद 3 नंबर पे ये इक्वेशन दिख रहा है। a की जगह पे मैंने 1 डाला है, b की जगह पे मैंने -2 डाला है और c की जगह पे मैंने 4 डाला है। मुझे आंसर मिल रहा है d का 1 ± √3i। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों 1 ± √3i मतलब ये कौन से फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अल्फा ± i बीटा। अल्फा ± i बीटा मतलब केस 3, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीटेड। इसका सीएफ कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मेट क्या है? e⁻x इंटू ब्रैकेट c1 cos βx प्लस c2 sin βx। यहाँ पे अल्फा की जगह पे कितना जाएगा? 1 जाएगा और बीटा की जगह पे कितना जाएगा? √3 जाएगा। तो हमारा सेफ कितना आएगा? हमारा सेफ आएगा e⁻x मतलब 1x, c1 cos βx, c1 cos βx मतलब c1 cos βx, बीटा की जगह पे कितना आएगा? √3x आएगा। c2 sin βx मतलब c2 sin √3x। तो इस सेफ समझ में आ रहा है क्या? देखो ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट किया, कैल्सी पे abc का वैल्यू डाल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, केस 3 का सीएफ में अल्फा की जगह पे 1 डाल दिया, बीटा की जगह पे √3 डाल दिया। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं क्या? देखो
अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हमने देखा तो अगेन ये कौन से फॉर्म में है, ब्रैकेट इंटू वाई इक्वल टू एक्स का टर्म, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स का टर्म किसके लिए सॉल्व होगा, वेरिएबल वाई के लिए सॉल्व होगा। सॉल्यूशन के कितने पार्ट, दो पार्ट, कौन से दो पार्ट, सीएफ और पीआई, जिसमें से हमको क्या निकालना है, सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए दोस्तों कौन सा इक्वेशन लिखा करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको बोलते हैं, ब्रैकेट इक्वल टू 0, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग d कॉमन ले सकते हैं, अगर d कॉमन लिया तो अंदर बचेगा d स्क्वायर माइनस 2 बराबर। तो यहाँ पे d का एक वैल्यू 0 आएगा और d स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब एक तो आप d इक्वल टू 0 लेंगे, नहीं तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 लेंगे बराबर। 2 किसका स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ d प्लस रूट 2 इंटू d माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस रूट 2 उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा, और माइनस रूट 2 उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो आपको d का 3 वैल्यू मिल रहा है, कौन सा 3 वैल्यू मिला, एक 0, एक माइनस रूट 2 और एक प्लस रूट 2, ये तीनों अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। तो एक को मैं m1 बोलूंगा, एक को मैं m2 बोलूंगा, एक को मैं m3 बोलूंगा और केस 1 यूज करूंगा। केस 1 क्या होता है दोस्तों, केस 1 होता है c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x प्लस c3 e रेस टू m3x। आपको केस पहला केस का शेप कैसे लिखते पता होगा, c e रेस टू mx, c e रेस टू mx, जितना वैल्यू उतना टर्म, c1 e रेस टू m1x, c2 e रेस टू m2x, c3 e रेस टू m3x। तो इसका शेप कैसा आएगा, c1 e रेस टू 0x, e रेस टू 0x 1 होता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, c2 e रेस टू m2x विच इज माइनस रूट 2x और c3 e रेस टू m3x, m3 का वैल्यू रूट 2 है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, ये आपका सीएफ का आंसर हो गया। दोस्तों बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दीपक सर ने मैन्युअली क्यों सॉल्व किया, आप लोग कैलसी पे भी कर सकते हो। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो आप लोग, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर का टर्म नहीं, मतलब 0d स्क्वायर, डी रेस टू 1 का टर्म एक ही है माइनस 2d, और कांस्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। तो दोस्तों ये कौन से फॉर्म में आया है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसमें a का वैल्यू 1 डालो, b का वैल्यू 0 डालो, c का वैल्यू माइनस 2 डालो, d का वैल्यू 0 डाल दो, a b c d का वैल्यू डालो, आपको d का डायरेक्ट 3 वैल्यू मिलेगा, 0 माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2। तो आप सीधा कैलसी पे भी सॉल्व करके d का वैल्यू निकाल सकते हो। केस 1 अलग अलग वैल्यू आया, एक को m1 बोला, एक को m2 बोला, एक को m3 बोला, c1 e रेस टू m1x, c2 e रेस टू m2x, c3 e रेस टू m3x। इस फॉर्मेट में, केस 1 के फॉर्मेट में हमने cf लिख दिया। e रेस टू 0x 1 होता है, उसको बाद में 1 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आगे ने कौन से फॉर्मेट में है, ब्रैकेट इनटू y इक्वल टू x का टर्म, किसके लिए सॉल्व होगा, वेरिएबल y के लिए सॉल्व होगा। सॉल्यूशन के दो पार्ट, जिसमें से हमको सिर्फ क्या पूछा है, cf पूछा है। तो cf निकालने के लिए वापस हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन d क्यूब, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d क्यूब प्लस d स्क्वायर का टर्म नहीं, इसलिए मैंने 0d स्क्वायर लिखा, माइनस 7d माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे d स्क्वायर का टर्म नहीं था, इसलिए मैंने d स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 लिया है। दोस्तों ये कौन से फॉर्म में है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अगर मुझे कैलसी पे सॉल्व करना होगा तो मैं a की जगह पे 1 डालूंगा, b की जगह पे 0 डालूंगा, c की जगह पे माइनस 7 डालूंगा और d की जगह पे माइनस 6 डालूंगा। मेरे पास कैलसी है, मैं कैलसी पे सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन में गया, मोड के अंदर इक्वेशन, आपको इस प्रकार का इक्वेशन मिला। a का वैल्यू डाला मैंने 1, b का वैल्यू डाला मैंने 0, c का वैल्यू डाला मैंने माइनस 7 और d का वैल्यू डाला मैंने माइनस 6। मुझे d का आंसर मिला 3, माइनस 1 और माइनस 2। तो d का मुझे 3 वैल्यू मिला, 3, माइनस 1 और माइनस 2। दोस्तों ये रियल नंबर है, एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, 3, माइनस 1 और माइनस 2 बराबर है। एक को मैं m1 बोलूंगा, एक को मैं m2 बोलूंगा, एक को मैं m3 बोलूंगा, मतलब एक केस 1 होगा। वापस इसका शेप कैसे लिखते हैं, c1 e रेस टू m1x, c2 e रेस टू m2x और c3
e रेस टू m3x। तो मेरा इस प्रॉब्लम का शेप कैसा आएगा दोस्तों, c1 e रेस टू m1x, c2 e रेस टू m2x और c3 e रेस टू m3x। तो शेप समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करने के बाद कैलसी पे वैल्यू निकालो, पहला केस यूज किया, नॉन रिपीटेड का आपको शेप मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। d रेस टू 4 माइनस 7d स्क्वायर प्लस 12 इंटू वाई इक्वल टू x रेस टू 5। अब ये क्वेश्चन वापस कौन से फॉर्म में, f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू f ऑफ x। किसके लिए सॉल्व होगा, वेरिएबल y के लिए सॉल्व होगा। सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स आएंगे, 2 पार्ट आएंगे, CF और PI। दोस्तों CF निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लिखते हैं, CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको बोलते हैं, ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा d रेस टू 4 माइनस 7d स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। d रेस 4 को कैसे लिख सकते हैं, d स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसमें से मैंने d स्क्वायर को अगर t माना, d स्क्वायर को t माना, तो ये d स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, मतलब ये बनेगा t का स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 इसको इक्वल टू 0। इसको आप कैलसी पे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है -4 और -3 इसके फैक्टर आएंगे, t-4 और t-3, तो t का वैल्यू यहाँ पे 4 आएगा और आएगा 3 आएगा। तो दोस्तों t की जगह पे हम लोग d स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग d स्क्वायर को t माने थे, तो d स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ पे भी d स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा। 4 का रूट रहेगा, एक तो +2 नहीं तो -2 बराबर है, +2 और -2, और 3 का रूट एक तो +√3 या फिर -√3। तो दोस्तों ये केस 1 बनेगा, केस 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन रिपीटेड वैल्यू मिला है। एक को मैं m1 बोलूंगा, एक को मैं m2 बोलूंगा, एक को मैं m3 बोलूंगा और एक को मैं m4 बोलूंगा। तो यहाँ पे नॉन रिपीटेड केस होगा m1 m2 m3 और m4। तो यहाँ पे पहले केस का शेप कैसे लिखते हैं, c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x प्लस c3 e रेस टू m3x प्लस c4 e रेस टू m4x। तो आपको केस 1 का शेप पता है, c e रेस टू mx, मैंने बताया था आपको d का जितना वैल्यू उतना टर्म्स। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का शेप कैसे आएगा दोस्तों, c1 e रेस टू m1x, m1 को मैंने 2 लिया, c2 e रेस टू m2x, m2 को मैंने -2 लिया, c3 e रेस टू m3x, m3 को मैंने √3 लिया, और c4 e रेस टू m4x, m4 को मैंने -√3 लिया। तो मैंने जितना वैल्यू था उतना टर्म्स लिया, एक को m1 बोला, एक को m2 बोला, एक को m3 बोला और एक को m4 बोला। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे वापस से क्वेश्चन कौन से फॉर्म में, f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू f ऑफ x। किसके लिए सॉल्व होगा, वेरिएबल y के लिए सॉल्व होगा। सॉल्यूशन के 2 पार्ट CF और PI। सॉल्यूशन के कितने 2 पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, d रेस टू 4 मतलब d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मैंने यहाँ पे d स्क्वायर की जगह पे t डाल दिया, d स्क्वायर की जगह पे t डाला, तो ये मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर आएंगे, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो t प्लस 4 और t प्लस 1, तो t का वैल्यू +4 उधर जाके -4 मिलेगा, +1 उधर जाके -1 मिलेगा, बराबर है t को d स्क्वायर बोलते हैं, तो d स्क्वायर इक्वल टू -4 आएगा और d स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा, बराबर। तो d का रूट, d स्क्वायर का रूट d आएगा, -4 का रूट प्लस और -2 आएगा, -1 का रूट प्लस और -1 आएगा। दोस्तों अच्छे से ध्यान देना, -4 का रूट मैंने कैसे निकाला, d स्क्वायर को -4 बोला, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मतलब रूट ऑफ d स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1। -4 को कैसे लिखा मैं, √4 इंटू रूट -1। मैथमेटिक्स में -1 को रूट को i बोलते हैं, तो d स्क्वायर का रूट d हो जाएगा, 4 का रूट एक तो +2 आएगा नहीं तो -2 आएगा, और -1 का रूट कितना आएगा, i आएगा। तो ये समझ में आ रहा है क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। -4 का रूट कितना आता है, प्लस और -2i। अभी -1 का रूट कैसा आया, 1 का रूट +1 और -1, और -1 का रूट i आया, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं, अल्फा प्लस और माइनस i बेटा, अल्फा प्लस और माइनस i बेटा। यहाँ पे अल्फा 0 है और बीटा 2 है, यहाँ पे अल्फा 0 है और बीटा 1 है।
दोनों जगह पे अल्फा सेम है लेकिन बीटा अलग अलग है, इसलिए केस 3 को मुझे 2 बार यूज करना पड़ेगा। केस 3 2 बार यूज क्यों होगा? क्योंकि बीटा की वैल्यू अलग अलग है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है। तो केस 3 का सीएफ कैसे लिखते हैं? e रेस टू अल्फा x इनटू ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, वापिस e रेस टू अल्फा x इनटू ब्रैकेट, यहाँ पे c1 c2 ऑलरेडी यूज था इसलिए मैंने c3 cos बीटा x प्लस c4 sin बीटा x। दोस्तों मैंने c3 c4 क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे c1 ऑलरेडी मैंने यूज किया था तो c1 को वापस रिपीट नहीं कर सकते, c2 मैंने पहले इसमें यूज किया तो c2 को वापस रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए c3 c4 लिया। दोस्तों यहाँ पे अल्फा 0 जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा 0 जाएगा, बराबर है, मतलब e रेस टू 0x वहां पे आएगा दोनों जगह पे, लेकिन e रेस टू 0x 1 होता है, जो नहीं लिखा तो भी चलता है। इसके कारण मैं मेरा फाइनल शेप लिखूंगा e रेस टू 0x तो 1 हो चुका है, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, e रेस टू 0x वापिस यहाँ पे 1 हुआ है, c3 cos 1x प्लस c4 sin 1x। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे मैंने बीटा की जगह पे 2 डाला है, यहाँ पे मैंने बीटा की जगह पे 1 डाला है, तो ये सीएफ समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और अच्छे से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे ये क्वेश्चन आगे कौन से फॉर्म में है? f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किसके लिए सॉल्व होगा? वेरिएबल y के लिए। सॉल्यूशन के दो पार्ट CF और PI। CF निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लिखना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होता है? ब्रैकेट इक्वल टू 0, d रेस टू 4 को कैसे लिख सकता हूँ? d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर मैंने d स्क्वायर की जगह पे t डाला, d स्क्वायर की जगह पे t डाला तो ये कैसे हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन 16 और एडिशन 8, 4 4 जा 16 होता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? t प्लस 4 इंटू टी प्लस 4, बिकॉज 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8 प्लस 4, उधर जाके माइनस 4 बनेगा, t इक्वल टू माइनस 4, t इक्वल टू माइनस 4। लेकिन t को क्या बोलते हैं दोस्तों? t को d स्क्वायर बोलते हैं, मतलब d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 और d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4। इसका रूट कैसे निकाला जाएगा? माइनस 4 कैन बी रिटन एज 4 इंटू माइनस 1, रूट ऑफ माइनस 4 इज नथिंग बट रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ माइनस 1। 4 का रूट एक तो प्लस 2 या माइनस 2 आएगा, माइनस 1 का रूट आएगा। ये पिछले प्रॉब्लम में मैंने पढ़ा है आपको, तो माइनस 4 के रूट को प्लस और माइनस 2i बोलते हैं। यहाँ पे भी माइनस 4 के रूट को क्या बोलेंगे? प्लस और माइनस 2i प्लस और माइनस 2i प्लस और माइनस 2i। तो ये केस 4 बनेगा। केस 4 क्यों बनेगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। केस 4 का CF कैसे लिखते हैं? e रेस टू अल्फा x इंटू ब्रैकेट c1 प्लस c2x इंटू cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4x इंटू sin बीटा x। केस 4 के CF में c1 की जगह पे c1 प्लस c2x आता है, c2 की जगह पे c3 प्लस c4x आता है। दोस्तों यहाँ पे अल्फा कुछ भी नहीं, मतलब 0 है और बीटा का वैल्यू 2 है। इसके कारण e रेस टू 0x 1 होता है, इसके कारण मैं इस टर्म को नहीं लिखूंगा। मेरा CF आएगा c1 प्लस c2x इंटू cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन बीटा x। तो ये मेरा CF होने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था? पिछले क्वेश्चन में भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिले थे लेकिन वो अलग अलग मिले थे, इसलिए केस 3 को मैंने 2 बार यूज किया है। और इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला वो सेम मिला, इसलिए वो रिपीट हो चुका है, इसलिए मुझे केस 4 यूज करना पड़ा। अल्फा की जगह पे 0 यूज हुआ और बीटा की जगह पे 2 यूज हुआ और मेरा CF निकला। दोस्तों हमने जो सारे 8-9 क्वेश्चन देखे, उसमें सारे क्वेश्चन में हमने जो 8-9 क्वेश्चन देखे उसमें हमने CF निकालते समय ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, मतलब ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट किया, d का वैल्यू निकाला, जिसमें हमको d का वैल्यू 4 प्रकार का मिला, रियल नॉन रिपीटेड, रियल रिपीटेड, कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स, और इसका सेफ हमने लिखा। तो दोस्तों ये चारों केसेस का सेफ का फॉर्मेट एक बार आप लर्न कर लो, आप लोग कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। वीडियो को वापस एक बार रिवाइंड करके एक बार देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। तो यहाँ पे आज रुकते हैं।